Hello, Arman. How are you? Good, sir. Okay, fine. Okay, so last class में जो हमने पढ़ा फ्लूइड में, उसमें से कुछ पूछना है आपको? Anything do you want to ask from previous lecture? No. Okay, fine. Okay, so where we start करें हम? Yes, sir. Okay, fine. So वेव क्या है? जैसे हमने एसएसएम पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उससे इंटरलिंक नहीं बोल सकते, बट लाइक जो कॉन्सेप्ट्स हैं कई सारे उसके यूज आते हैं इसको समझने में, राइट? एसएसएम में हमने क्या पढ़ा था? लाइक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमारा क्या था? x = a sin of ओमेगा t + phi, राइट? वहां पे एक पार्टिकल है एसएसएम में जो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है, राइट? इसमें हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है? इन एसएसएम वेव क्या है? अगर मैं सिंपली बोलूं, वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट एसएसएम्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल्स डूइंग एसएसएम, एंड मे बी ये जो पार्टिकल्स एसएसएम कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो एसएसएम कर रहे हैं, उनका सबका जो एम्पलीट्यूड है सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दैट विल डिफाइन व्हिच काइंड ऑफ वेव्स विल स्टडी, कौन कौन सी वेव होगी, उससे हम फिर उसको कैटेगराइज करेंगे, राइट? So in the process of wave या wave formation या wave is the disturbance, ऐसा हम बोल सकते हैं, wave is the disturbance in which the transfer of energy occurs from one particles to another particles, right? Particle displace नहीं होते हैं, particles का movement नहीं होता है, ये बोल सकते हैं particle का transfer नहीं होता है, transfer किस चीज का होता है? Energy का from one particle, या फिर हम बोल सकते हैं from one position to another position, right? ये basic definition अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। Waves is basically the disturbance which carries energy, या फिर हम लोग बोल सकते हैं transfers energy from one particle to another particle, right? अब उसमें हम ये definition आपको लिखना है, अरमान? अगर आपको definition लिखना है तो बताओ, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। Wave is a disturbance which carries energy, or we can also say that which transfer energy from one particle to another particle, right? Is this clear to you, Arman? Sir, could you repeat? Okay, I am saying that wave is the disturbance which carries energy, or in other word we can also say that waves basically transfer energy from one particle to another particle in spite the actual transfer of particle or actual motion of particle, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ। Right? Yes. So for example, simply let us suppose एक ऐसे स्ट्रिंग है, राइट? एक स्ट्रिंग है ये, और स्ट्रिंग के एक एंड को, लेट अस सपोज एक एंड को मैंने यहाँ पे किसी तरीके से फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को मैं ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा हूँ, राइट? सो कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन होता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। कुछ इस, अगर मैं जर को दूंगा कुछ इस तरीके से, एग्जैक्टली ऐसे नहीं बट सिमिलर टू दिस, ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन होगा, राइट? तो ये जो स्ट्रिंग में पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये ऊपर नीचे इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहे हैं, राइट?
बट ये जो इस पार्टिकल का वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पे या डिस्प्लेसमेंट, वो कुछ इंस्टेंट बाद उसके नेक्स्ट पार्टिकल का हो रहा है, कुछ इंस्टेंट बाद उसके नेक्स्ट पार्टिकल है, कुछ इंस्टेंट बाद उसके नेक्स्ट पार्टिकल है, राइट। तो जो पार्टिकल, जो मोशन इस पार्टिकल को रहा है या कोई भी पार्टिकल है, उसके नेक्स्ट वाला पार्टिकल या उसके जो सराउंडिंग वाले पार्टिकल सिमिलर पैटर्न या सिमिलर वो सब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं सर्टेन टाइम इंटरवल में, ठीक है। वो टाइम डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये अगर स्ट्रिंग में हम इस तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वेव बोलते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे राइट अच्छे तरीके से। फिर एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल आपको समझा दी, हाउ वेव इज क्रिएटेड, वेव को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, या वेव को कैसे डिफाइन करते हैं। ये क्लियर है आपको? यस सर। ओके, अब एक बेसिक चीज देखते हैं, एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेव on the requirements of medium. Basic classification of wave, अगर आप लिखना चाहते हो तो on the basis of medium, requirements of medium basically, right? कुछ वेव ऐसे हैं जिनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, बट कुछ वेव ऐसे जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज अगर कोई एक रूम है, कोई भी प्लेस है, अगर हम वहां पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम मींस व्हाट, देयर इज नो एनी एटमॉस्फेयर, राइट, जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल है, बट ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस से, रिसर्च पर्पस से क्रिएट किया जाता है। अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, राइट, सो इन दैट रूम, उस रूम में क्या हमें सुनाई देगा या दिखाई देगा? सुनाई तो नहीं देगा, दिखाई भी नहीं, दिखाई भी नहीं देगा। नहीं, लाइट तो ट्रैवल करती है वैक्यूम से, तो दिखाई नहीं देगा। राइट राइट, तो हमें दिखाई देगा क्यों? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, बट जो साउंड वेव है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, बिकॉज उसके लिए हमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। हम जनरली जो हम बोल रहे हैं, ये हम क्यों सुन पा रहे हैं या कोई और बोलता है हम क्यों सुन पा रहे हैं? बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत सारे मॉइस्चर्स हैं, गैसेस हैं, और उनमें एक कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से हम सुन पाते हैं। वो भी चीज हम साउंड वेव में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे वो चीजें कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फॉर्मेशन होता है, राइट। तो हम पहले बेसिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज द, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, आपने वो क्या लिखा है वेव के नीचे ब्रैकेट्स में? मीडियम, एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। ओके सर। सो फर्स्ट क्या, मैकेनिकल वेव, सेकंड क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। Second is the non-mechanical. Mechanical wave means what? Those waves which require medium for their propagation. Right? अगर आप लिखना चाहो तो थोड़ा सा एक लाइन इसमें लिख सकते हो. Those waves which requires medium to travel or for their propagation. Those waves are called mechanical wave. They require medium. एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसमें? स्ट्रिंग वेव, राइट, ठीक है, साउंड वेव हो जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, खुद से क्रिएट करके और चीजें आप कर सकते हैं। Opposite to this, what is non-mechanical wave? Which does not require medium for their propagation. Does not require medium. जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल। बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किसी कैटेगरी में आ जाते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव की कैटेगरीज में आ जाते हैं, बिकॉज उनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस। ओके, सो एक चीज, एक छोटी सी देख लेते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन कौन से वेव्स इसमें आते हैं और हाउ इट वेरीज, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करती है। सबसे ज्यादा जो क्या बोल सकते हैं वेवलेंथ होता है वो रेडियो वेव्स का होता है। एंड सिंपल सोल्यूशन शायद अगर आपको पता होगा, v इक्वल टू f lambda, मींस v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, f इज द फ्रीक्वेंसी, lambda इज द वेवलेंथ, राइट। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda, राइट। सो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, आफ्टर दैट विजिबल रेज। सो विजिबल रेज को जो विब्ग्योर 7 कलर्स में हम क्लासिफाई करते हैं वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट, इन दिस वे। मींस बेसिकली if you move from left to right, wavelength will decrease। जो lambda है, lambda is wavelength, it will decrease। ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम बोल सकते हैं जो रेड कलर है, जो ये जो विजिबल रीजन बेसिकली है, विजिबल रीजन में जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और वायलेट कलर का जो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, राइट। आफ्टर दैट अल्ट्रावायलेट, ultraviolet rays, and then after X-rays, then gamma rays। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये सारे वेव्स या रेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एंड फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ विल डिक्रीज, एंड द वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, सो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, राइट। सो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की होती है, राइट। सो और अगर वेवलेंथ के टर्म्स में देखें तो विजिबल रीजन का जो वेवलेंथ होता है इट इज अराउंड, इधर से इधर डिक्रीज हो रहा है 7600 एंगस्ट्रॉम टू 3800 एंगस्ट्रॉम। ये अप्रोक्सीमेट डाटा है। जो विजिबल रेंज का वेवलेंथ का रेंज है वो क्या है, हाईएस्ट इज 3600 एंगस्ट्रॉम टू 3800 एंगस्ट्रॉम, राइट। फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, सॉरी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, सॉरी तो साउंड फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको हम स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, राइट। क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट में डिवाइड करके इसको, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। बाकी ये जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये चीजें आपको पता है या फिर मैं इस चीज को भी डिफाइन कर दूं, बता दूं आपको एक बार व्हाट इज वेवलेंथ। एक बार फिर से बता दो, पहले बता दो। ठीक है, बेसिकली अगर मैं एक सिंपल वेव को रिप्रेजेंट करूं इस तरीके से, लेट अस सपोज ये सिंपल मैं एक वेव को ऐसे रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं इस तरीके से, वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वेव स्पीड v है, राइट। सो जो वेव स्पीड है वो तो डिफरेंट वेव का वेरी करता है, राइट। इसमें दो तीन चीजें जो हम डिफाइन करते हैं। पहली चीज कि ये लेट अस सपोज ये क्या, ये सोर्स है जो ये वेव जनरेट कर रहा है, राइट। अब वो सोर्स पे डिपेंड करता है किस तरीके की वेव वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, वन टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। दिस इज वेवलेंथ, लैम्डा। ये जो डिस्टेंस है जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है, और टिल टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन रोटेशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर टाइम टेकन बाय द वेव टू अचीव सिमिलर पोजीशन या फिर आइडेंटिकल पोजीशन। बेसिकली इसको अगर आप, मैं थोड़ा सा सिस्टम से रिलेट करूं तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। लेट अस सपोज सोर्स, लेट अस सपोज मान लो कि आपको यहाँ पे आपने इस वन इंड को, इसको हाथ से आपने पकड़ रखा है और अपने हाथ को आप इस, ये जो पॉइंट है इसको मेन पोजीशन एज्यूम करके आप इस तरीके से ऑक्सीलेट करवा रहे हैं इन दिस वे, राइट। ऊपर नीचे इस तरीके से। लेट अस सपोज ये आप मान लो कि आपका प्लस ए है, लाइक एक्सट्रीम फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन एंड सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है।
राइट, और आप इसके अबाउट ऑक्सीडेट करवा रहे हैं, तो आपका जो हाथ है या फिर हम बोले सोर्स है दूसरे टर्म्स में, वो क्या कर रहा है, एसोचम कर रहा है, राइट, मींस एक सर्टेन टाइम बाद उस सेम सिचुएशन सेम प्रोसेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर आप होपफुली आपने ट्राई किया होगा, बचपन में हम काफी ये सब चीजें करते रहते हैं। तो जैसे जैसे जो मोशन हमारे इस हैंड का होगा या फिर जो सोर्स का होगा, कुछ इंस्टेंट बाद, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद इस पार्टिकल का होगा, फिर कुछ फ्रैक्शन बाद इस पार्टिकल का नेक्स्ट पार्टिकल, वैसे क्या होगा, सेम चीज ट्रांसफर होती जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारा जो सोर्स पार्टिकल या फिर जो सोर्स है जो वेव को जनरेट कर रहा है, अगर एसोसिएशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उससे जो वेव जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। उसको भी पढ़ेंगे अभी, साइनोसॉइडल वेव उसको बोलते हैं, या साइन वेव भी उसको बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं, सेम चीज है, राइट। जनरेट कैसे होता है वो यहाँ से हम समझ सकते हैं। सोर्स पार्टिकल विल डू एसोसिएशन, then the rest of the particle will also be emission. Then the wave generated if the source particle is doing emission is said to be as sinusoidal wave, या फिर इसको साइन वेव भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ट्रैवलिंग वेव भी बोल सकते हैं, या फिर इसको प्रोग्रेसिव वेव भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग नाम है, बहुत कुछ खास मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो टाइम टी इज व्हाट, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रोटेशन या टू अचीव द सेम पोजीशन और रोटेशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस क्या हो गया हमारा, टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। लैम्डा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ द वेव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी सोर्स या फिर सोर्स वेव, ऐसा भी बोल सकते हो आप, in one time period is said to be as wavelength of the wave. So उसका अपोजिट क्या, टाइम पीरियड का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, 1 by t, राइट। नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट सेकंड, एक सेकंड में कितना रोटेशन होता है, कितना ऑक्सीलेशन बेसिकली बोलते हैं उसको। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर यूनिट सेकंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो डेफिनेशन आप लिखना चाहो इस तरीके से लिख सकते हो, frequency is defined as number of cycle या number of oscillations per millisecond is defined as frequency of the wave, right? और भी जो wave velocity हो तो खैर different wave to wave क्या करेगा, ये vary करेगा, different situation में different होगा, उसको भी हम define करेंगे। V is what, wave velocity simply। अब different wave के लिए अलग अलग होगा, उसको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब नोट कर लिया आपने, टाइम पीरियड, ओके फाइन। अब एक चीज और इसमें हम देख लेते हैं, अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होगा, राइट। सो अगर वेव, लेट अस सपोज, let us say this is a medium 1 and this is medium 2, medium 1 medium, right। अगर वेव कोई ऐसे ट्रेवल करी मीडियम 1 से फिर मीडियम 2 में जा रही है, सो मीडियम 1 से अगर मीडियम 2 में जा रही है तो क्या चीजें चेंज होंगी, क्या चीजें चेंज नहीं होंगी, what parameters will change and what parameters will not change। जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट, कि एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगेगा, बेसिकली इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। अभी यहाँ पे अगर आप देखो सिंपली जो सोर्स है, अगर हम सोर्स है या फिर हमने एक एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग को हमने पकड़ रखा है, तो एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लगेगा तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये तो मीडियम पर डिपेंड करता है, राइट। अगर मान लो कि लेटेस्ट, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्ट्रिंग वेव से रिलेट करने के लिए, ठीक है, बट ये हर एक वेव के लिए वैलिड है, सेम एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सर यहाँ पे मीडियम कुछ चेंज हो गया, इधर मीडियम कुछ और आ गया, तो इस सोर्स पार्टिकल को जितना टाइम लगेगा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, उतना हर पार्टिकल को लगेगा, ठीक है। उसके मीन पोजीशन के बाद एक ऑक्सीलेशन, एक रोटेशन, एक साइकिल कंप्लीट करने, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है
वो डिपेंड करती है ओनली सोर्स पे, राइट। बट जो वेलोसिटी है और वेवलेंथ है, it will change as we change the medium, right? So if we change the medium, then like frequency will remain constant. It will not change until and unless if we do any change in the source, right? अगर source कुछ change कर रहा है तो frequency change हो सकती है, but अगर source कुछ change नहीं कर रहा है, कुछ variations नहीं ला रहा, तो फिर frequency में कोई change नहीं होगा. But if we change medium, so wave velocity and wavelength will change. And simple relation हमारा क्या है? V is equal to f lambda. So if frequency will increase, then wavelength will decrease. अगर frequency increase करेगी तो wavelength क्या होगा? Decrease होगा, right? So अगर let us suppose क्या बोल सकते हैं? अगर wavelength lambda is the wavelength in air, अगर lambda क्या wavelength in air है, एक्चुअली ये यहाँ से अपडेट करो, ज्यादा बेटर होगा. फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा ये चीज आप देख लो. फ्रीक्वेंसी will remains same या constant. क्यों? Because frequency depends on the source particle or source, right? If source does not do any variation, अगर कुछ variation वो नहीं करेगा, कुछ changes नहीं करेगा, तो frequency same रहेगी, change नहीं होगा. What will change? Wave velocity and wavelength will change, right? कैसे change होगा? इससे जो wave velocity है, let us suppose कि अगर air में wave velocity v है, right? और किसी मीडियम में हमसे पूछा गया, in a medium having refractive index of nu is the refractive index of that medium. और उस मीडियम का क्या है? refractive index है. So what will be the velocity in that medium? So velocity in medium v मैं इसको लिख सकता हूँ v by nu हो जाएगा, ठीक है. velocity in air divided by refractive index of that medium, right? तो इस तरीके से अगर आप रिलेट करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती तो वेवलेंथ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है. और किस फैक्टर से वेवलेंथ डिक्रीज होगा? वो न्यू फैक्टर से भी डिक्रीज हो जाएगा. सो अगर यहाँ पे एयर में वेवलेंथ लैम्डा है, इस मीडियम में क्या हो जाएगा? मीडियम में लैम्डा इन मीडियम विल बी व्हाट? लैम्डा इन एयर अपॉन, ठीक है. सो अगर लाइक किसी ऐसे मीडियम में जाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, न्यू वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ बोथ विल डिक्रीज. दोनों क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. बट फ्रीक्वेंसी will not change until and unless if you do any variation or changes in the source particle. ये क्लियर है आपको? यस सर, एक बार फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन रिपीट करना. नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर यूनिट सेकंड या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. आपको नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर यूनिट सेकंड या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. ठीक है. अब एक और क्लासिफिकेशन है. बेसिकली मैकेनिकल वेव को ही हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में. और मैकेनिकल वेव को फर्स्ट वन इज द ट्रांसवर्स वेव. सर मैकेनिकल वेव को बोलना सही नहीं है, मतलब अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ वेव बोलना ज्यादा सही, बिकॉज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसमें आ जाता है. वेव का एक दूसरा क्लासिफिकेशन सिंपली है. फर्स्ट इज द ट्रांसवर्स वेव and second one is the longitudinal wave. आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव? ट्रांसवर्स वेव मींस व्हाट? देखो पहले एक बार मैं इसको बना लेता हूं. ये जो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया, इसमें क्या है? जो वेव है वो इस साइड में, राइट साइड में इस तरीके से ट्रेवल करेगी. v इज द वेव वेलोसिटी, राइट.
बट अगर आप ध्यान से देखो इस यील्ड को हमने फिक्स कर रखा, जो पार्टिकल लेटर सपोज यहाँ पे अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूँ, एक पार्टिकल मैंने लिया, तो ये जो पार्टिकल, ये पार्टिकल आगे की तरफ नहीं मूव कर रहा है, वो इसी अपने पोजीशन के अबाउट, बेसिकली अगर इससे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वर्टिकल लाइन के अबाउट इसका मोशन हो रहा है, राइट। इस वर्टिकल लाइन के अबाउट इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से मूव कर रहा होता है। और वेव किधर मूव कर रहा है, राइट वर्ड मूव कर रहा है। इसमें क्या है कि ये जो पार्टिकल स्पीड है, ठीक है, ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे है, राइट। तो ये जो पार्टिकल की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो परपेंडिकुलर है किसके, वेव वेलोसिटी, राइट। और इसमें इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है, इस टॉप पोजीशन को बोलते हैं क्रेस्ट, एंड जो बॉटम पोजीशन उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। सो सच वेव इन विच wave velocity is perpendicular to particle velocity is known as transverse wave। ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल वेलोसिटी, ये इसको मैं vp लिख देता हूँ, vp means what, velocity of particle, ठीक है। such kind of waves in which particle speed or particle velocity is perpendicular to wave velocity are known as transverse wave। our motion of particle is perpendicular to those wave in which motion of particle is perpendicular to wave velocity are known as ट्रांसवर्स वेव, राइट। ये सिंपल सा अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं। Those wave in which motion of particle is perpendicular to the wave velocity is known as transverse wave। ऐसा, हाँ तो सर इसके सारे पार्टिकल्स ऐसे ही करेंगे मोशन। एग्जैक्टली, सारे पार्टिकल। तो इसमें ये वेव आगे कैसे जा रहा है, मतलब राइटवर्ड कैसे जा रहा है, समझ नहीं आया। वही हमने क्या वेव में पार्टिकल का पार्टिकल मूव नहीं करता, मतलब पार्टिकल का जो, अब ये एक वेव है, ये कौन सा, ट्रांसवर्स वेव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव या कोई भी वेव में पार्टिकल्स आगे मूव नहीं करते हैं। ट्रांसफर क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या फिर एनर्जी एक पॉइंट से या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती है या मूव करती है, राइट। ये सब आइडियलिस्टिक कंडीशन है, ठीक है, मतलब इतना शार्प नहीं होता बट एक्चुअली ऐसे ही होता है। ये क्या, ये सिंपल सा ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल, ट्रांसवर्स वेव में एक एग्जांपल के स्ट्रिंग वेव, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने एक एंड को ऐसे पकड़ा और दूसरे एंड को मान लो फिक्स कर दिया आपने, और थोड़ा सा स्लाइटली आपने लूज करके अगर आप ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल ये आगे की तरफ मूव करता है क्या, नहीं ना। अब सिंपल प्रैक्टिकली देख सकते हो, आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग, एक रस्सी ली आपने, एक एंड को यहाँ पे मान लो किसी तरीके से आपने दोस्त को बोला कि उसको होल्ड कर ले, दूसरा आपने पकड़ लिया और स्ट्रिंग एकदम टाइटली हल्का सा लूज कर दो। और आपने कहीं स्पोर्ट पर्सन या फिर देखा हो ना कि जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ऐसे एक मोटी सी स्ट्रिंग रस्सी होती है, उस पे ऐसे ना एक्सरसाइज करते हैं। तो अब जो रस्सी है उसका पार्टिकल मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, हाँ वो मूव कर रहा है, बट उसका मोशन कैसे हो रहा है, तो ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो उसका मोशन इस तरीके से हो रहा है। ये इसका मेन पोजीशन हो गया, और ये अपने मेन पोजीशन के अबाउट इस तरीके से वर्टिकल मोशन, बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या मूव कर रहा है, ये वेव का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। हाँ ओके सर, राइट। तो ये अब डिफरेंट वेव्स आएंगे ना, उसमें डिफरेंट चीजें होगी। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हम देखेंगे साउंड वेव का, तो साउंड वेव में क्या होता है, चलो इसमें ये आपने लिख लिया डेफिनेशन इसका ट्रांसवर्स वेव का, हाँ यस ओके। अब देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स में अगर वेव आगे फॉरवर्ड के डायरेक्शन में मूव करती है तो जो पार्टिकल होगा ना, पार्टिकल भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से, और वेव आगे मूव करे तो पार्टिकल, इस पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो ये पार्टिकल ऐसे और ऐसे मूव करेगा। अगर इसका मीन पोजीशन है तो अपने मीन पोजीशन ये अबाउट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ either along the direction of wave velocity और opposite to the direction of wave velocity क्या करेगा, ये प्रोपगेट करेगा, राइट। तो इसमें बोल सकते हैं प्रोपगेशन ऑफ a particle is either along the direction of wave velocity or opposite to the direction of wave velocity। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन होता है। रेयर फ्रैक्शन, ये चीज साउंड वेव में हम डिटेल में पढ़ेंगे, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, ये चीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे बोल सकते हैं
in longitudinal wave, the velocity, sorry, the particle velocity is along the wave velocity. वो wave velocity, तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये बीन पोजीशन है और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत ही छोटा होता है. मतलब अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करूं, ये मीन पोजीशन इसका बहुत छोटा सा, ऐसा बोल सकते हैं इतना रीजन होगा, ये इसका रीजन होगा. ये पार्टिकल क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे 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 अपने इसी पोजीशन के ओर ऑक्सीडेट करेगा, बट वो आगे नहीं जाएगा. एज कंपेयर टू दैट वेव वेलोसिटी, कंपेरेटिवली क्या होता है, पार्टिकल वेलोसिटी छोटी होती है, तो ये बहुत ज्यादा आगे नहीं जाता. ये इसी पोजीशन को और क्या कर रहा होता है, ऑक्सीडेट कर रहा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो, अगर मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, तो क्या होता है, जो मेरे माउथ के पास का जो पार्टिकल्स है वो सामने वाले के पास तो नहीं जाता ना, बट फिर भी उसको सुनाई देता है. क्यों सुनाई देता है, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश करते हैं, और आगे वाला पार्टिकल उसके पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को पुश करता है, नेक्स्ट वाला पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को पुश करता है. तो साउंड वेव में क्या होता है, रेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन फॉर्मेशन होता है. वो उसको पुश करेगा तो उसको पुश करेगा तो उसको पुश करेगा. तो इस तरीके से रेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन फॉर्मेशन होता है. फिर हमें जो आवाज है वो हमें नेक्स्ट पर्सन को सुनाई देती है, कोई और बोलता है तो हमें वो सुनाई देती है. तो वाइब्रेट कर रहा होता है मतलब पार्टिकल, राइट. वो वाइब्रेशन मैंने बोला कि जैसे एक अगर हम किसी एक पार्टिकल का एग्जांपल है, तो इस पार्टिकल वाला मेन पोजीशन है, तो वो अपने उसी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा होता है. जैसे मान लो जब ये लेट अस सपोज ये लाइन ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, तो जब ये वाइब्रेट करेंगे एक साथ, क्या करें, उसके जो जस्ट एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं उनको पुश करेगा, तो आगे जाएंगे. फिर उसके नेक्स्ट जो एडजेसेंट पार्टिकल्स होंगे वो उसको पुश करेंगे, वो फिर आगे जाएंगे. तो एक दूसरे को पुश करते हैं, और इनकी लिमिट इतनी की इतना पुश करेंगे. फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये आगे पुश करेंगे, फिर यहाँ पे जो इसको आगे पुश करेंगे. तो ये बेसिकली कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन फॉर्मेशन होता है. तो हमें फिर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव या फिर वो उसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव, हमें वो सुनाई देता है. समझ में आ रही चीजें? हाँ यस. तो सर वेव मतलब कि बस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आगे जा रही है, मतलब पार्टिकल. एग्जैक्टली, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है. ठीक है. एक्चुअली में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन लॉन्ग टर्म स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो होता है, बट वेव वेलोसिटी के अलावा वैसा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है. ट्रांसफर ऑफ, जैसे स्टार्टिंग की लाइन मैंने क्या बोला, इन वेव्स बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स. एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल्स का ट्रांसफर नहीं होता है. ठीक है. क्लासिफिकेशंस है, डिफरेंट एग्जांपल्स है, उसमें डिफरेंट वेव के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है. तो इसमें आप लिख लो एग्जांपल में, स्ट्रिंग वेव, बेस्ट एग्जांपल इसमें स्ट्रिंग वेव लिख लो आप, और क्या लिख सकते हैं. ठीक है. इसमें एग्जांपल में लिख लो आप, सॉरी, इसमें एग्जांपल साउंड वेव. एक्सक्यूज मी सर, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसमें रेयर फ्रैक्शन आगे की तरफ है क्या? नहीं, वो अलग चीजों में बताऊंगा. ठीक है. उसमें आगे इस मतलब नहीं, वो एक ही पोजीशन पे दोनों चीजें बनती हैं. ठीक है, वो बताऊंगा, डोंट वरी. बस उसमें जैसे यहाँ पे क्रेस्ट फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन फॉर्मेशन होता है. रेयर फ्रैक्शन का मतलब कि जो रेंज होता है पार्टिकल्स का वो ज्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है. कंप्रेशन का मतलब कि कम रीजन में ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ होता है. वो डिटेल डोंट वरी. अभी तो जस्ट मैंने आपको एक बता दी कि साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. साउंड वेव इसका लास्ट पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे. उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालना, डेंसिटी एम्पलीट्यूड निकालना, वो सारी चीजें हम करेंगे डिटेल में. डोंट वरी. ठीक है. ये नोट कर लिया आपने? यस सर. ओके, चलो ठीक है. अब नेक्स्ट हम करते हैं. लेकिन अभी जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, अगर सोर्स पार्टिकल एसोसिएशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी वजह से जो वेव्स बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव बोलते हैं. एसोसिएशन वेव भी खैर शॉर्ट में एसोसिएशन वेव बोल सकते हैं, साइनसॉइडल वेव भी बोल सकते हैं. इसी को प्रोग्रेसिव वेव भी बोला जाता है, ट्रैवलिंग वेव भी बोला जाता है. राइट. बुक्स में अलग अलग नाम हमको मिल सकते हैं. ठीक है. सो एक चीज आप इसमें क्या कर, ये तो एक मैंने केस लिया, व्हेन सोर्स पार्टिकल विल डू एसोसिएशन द वेव फॉर्म विल सेट टू बी सिंपल हार्मोनिक वेव. राइट. सो what will be the nature of wave, it's totally depends on the source particle पर डिपेंड करता है, सोर्स पर डिपेंड करता है कि जो वेव है उसका नेचर कैसा होगा. ठीक है. जैसा सोर्स पार्टिकल का मोमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी तरीके से उसी नेचर का
wave formation होगा, ठीक है. So if source particle will be a system, the wave form is said to be as simple harmonic wave, or we can also say as sinusoidal wave, right. तो चलो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे. इसका जनरल इक्वेशन इस तरीके से, राइट, इस तरीके से बेसिकली साइन का कर्व जैसा होता है उसी तरीके से वेव फॉर्मेशन होगा. और वेव किधर ट्रेवल कर रही, ये जनरली जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम एज्यूम करके चलेंगे. इस साइड में क्या पॉजिटिव एक्स है, तो वेव किधर ट्रेवल करी, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट. और लेट अस सपोज ये क्या है हमारा, दिस पॉइंट इज एज ओरिजिन, ठीक है. तो हम क्या डिफाइन करते हैं, लेट अस सपोज मैं एक किसी जनरल पार्टिकल की बात करता हूँ. यहाँ पे कोई पार्टिकल था और उस पार्टिकल का इस समय इस किसी जनरल टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये y है, ठीक है. सो हम क्या डिफाइन करते हैं, लेट अस सपोज इसका जो पोजीशन है ओरिजिन से वो क्या है, x है, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पार्टिकल whose mean position is at a distance of x from the origin, right. उस पार्टिकल की हम बात करें जिसका मीन पोजीशन ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर. तो उस पार्टिकल का अगर मैं सिंपली, अगर मुझे x ये पता चल जाए, तो उस पार्टिकल का अगर मैं क्या लिखूं, इक्वेशन लिखूं, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा इस पार्टिकल का, राइट. लेट अस सपोज ठीक उसमें मार्क कर देता हूं, लेट अस सपोज p मैंने मार्क कर दिया. उसका सिंपल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जो भी एम्पलीट्यूड होगा a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है. ये सिंपल, अगर इस p पार्टिकल की बात करें उसमें क्या कर रहा है, ये p पार्टिकल सिस्टम कर रहा है अबाउट दिस मीन पोजीशन, इस तरीके से, ठीक है. इसको अगर मुझे जनरलाइज करना है टू गेट इक्वेशन ऑफ वेव, इसको मैं कैसे जनरलाइज करता हूँ, y एज अ फंक्शन ऑफ x, t इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू a sin ऑफ omega t minus kx plus phi. This is the general equation of wave, transverse wave या फिर sinusoidal wave आप बोल सकते हैं. X is what? X is the position of that particle whose mean position is at a distance of x, right. So if we fix x, अगर हम इसमें x को फिक्स कर देते हैं, right, मतलब अगर हम कोई फाइनाइट वैल्यू रख ले, लेट अस सपोज अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, 5 पुट कर दूं, 10 पुट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगा. सो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, फेज कांस्टेंट हो जाएगा. दिस होल टर्म इज सेड टू बी एज फेज. और kx, ये जो हमारा पूरा टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, फेज ऑफ द वेव, राइट. और अगर मैं x को फिक्स कर दूंगा तो kx plus phi क्या हो जाएगा, दैट विल बी फेज कांस्टेंट, एंड दैट दिस इक्वेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ SHM, राइट. इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे जैसे हम x को वेरी करेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, we will get different particles doing SHM with same amplitude. क्यों, क्योंकि ये सबका ये क्या है, सेम है, with same frequency, also frequency या फिर टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं कि ओमेगा सबका सेम है, but having different position at a different time, at same time, sorry, having different position at same time, right. तो ये क्या, this is the general equation of wave. सिंपली हम इस तरीके से समझ सकते हैं, वेव कंटेनिंग infinite particles doing SHM with same amplitude and the same time period but having different position at same instant, right? But एक चीज और इसमें आप देख रहे हो, एक लेंथ के बाद लेमडा के बाद चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, right? मतलब कि दो पार्टिकल ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पोजीशन क्या होगा, सेम होगा किसी भी टाइम t पर, अगर हम किसी वेव की बात करें, ठीक है. So this is the general equation of wave, a sin omega t minus kx plus phi. Sin का फंक्शन भी हो सकता है, cos का भी फंक्शन हो सकता है, बस फॉर्मेट शुड बी दिस, ऐसा कुछ फॉर्मेट. अब एक चीज आप ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है, a sin of omega t minus kx plus phi. This wave is traveling in positive x direction. Wave traveling in पॉजिटिव x डायरेक्शन. ये वेव किधर ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, राइट. तो उसको और हम देखेंगे, पहले यहाँ पे कुछ चीजों आपको और हम देख लेते हैं. ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πf में लिख सकता हूँ. यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मिल जाएगा. सो फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली ओमेगा बाई 2π में लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है.
और k इज व्हाट, k को हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, दिस इज नोन एज एंगुलर वेव नंबर एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेम्डा। इसको 2 पाई बाई लेम्डा भी हम लिख सकते हैं। सो हमें यहाँ से लेम्डा की वैल्यू भी मिल जाएगी। लेम्डा की इज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ द वेव। सो लेम्डा क्या आ जाएगा, सिंपली 2 पाई बाई के आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, राइट। देखो वेव वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा। f की वैल्यू पुट करो ओमेगा बाई 2 पाई, लैम्डा की वैल्यू 2 पाई बाई k। सो 2 पाई विल गेट कैंसिल आउट। सो वेव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सिंपली ओमेगा बाई k आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई वेव इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, simply wave velocity we can directly find the wave velocity which will be equal to what, omega, that is इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, simply coefficient of t, right, जो coefficient of t होगा that will be equal to omega and coefficient of x जो होगा वो क्या होगा, k होगा। so wave velocity directly क्या लिख सकते हैं, omega by k हम लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ रही हैं चीजें? ओके, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या जो वेव इक्वेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ infinite SHM, right, particles, infinite particles doing SHM with same amplitude and time period but having different position at same instant of time, right। अब इसमें कुछ और वेरिएशंस कर सकते हैं। देखो अब इस ये जो जनरल वेव इक्वेशन है इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसको पूछा भी जाता है, क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे जनरल मैंने क्या लिखा, y एज अ फंक्शन ऑफ x, 2। फर्स्ट मैंने जनरल इक्वेशन लिखा a sin ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, ठीक है। अब मैं अगर ओमेगा को 2 पाई f लिख दूं और k को 2 पाई बाई लेम्डा लिख दूं, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, a into sin ऑफ 2 पाई into t माइनस x बाई, सॉरी एक मिनट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी f t into k 2 पाई बाई लेम्डा। तो ये लेम्डा इन दिस वे, ठीक है। सो दिस इज द वे टू राइट डिफरेंट फॉर्म, इस तरीके से आपको लिखा मिल सकता है। प्लस 5 बाई 2 पाई आप लिख सकते हैं, या फिर अगर 5 0 है तो इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। ये अनदर फॉर्म है इस वेव को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। डिफरेंट फॉर्मेट है इसको रिप्रेजेंट करने के, राइट। 2 पाई और ओमेगा की जगह क्या और लिख सकते हैं, टाइम पीरियड के टर्म्स में इसको भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे ओमेगा की जगह मैं क्या लिख दूं, a sin ओमेगा की जगह 2 पाई बाई में t भी लिख सकता हूं इनटू स्मॉल t, माइनस k की जगह 2 पाई बाई लेम्डा लिख सकते हैं, या फिर v इक्वल टू क्या, वेव वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई k, तो k क्या आ जाएगा, k इक्वल टू ओमेगा बाई v आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी लिख सकते हैं। चलो कर ये 2 पाई बाई लेम्डा इनटू x प्लस 5। तो दिस इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव, राइट, बट चीज सेम है, राइट। हमें समझ में आना चाहिए कि लेकिन जो t का कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड जो k का x का कोएफिशिएंट हो गया k के बराबर एंगुलर वेव नंबर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेम्डा। तो वहां से हमें जो वैल्यूज है उसको इवैल्यूएट करने आना चाहिए और कुछ नहीं। कई बार चीजें दे देता है, पूछता है कि इज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट, राइट। ये वेव का इक्वेशन है या नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एक और जनरल तरीका भी फाइंड करने का, उसको भी डिस्कस करेंगे कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है इसको डिस्कस करने के, चलो ठीक है इसको भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरिएशंस कैसे आता है, जो जनरल इक्वेशन है हमारा यहाँ पे दिस वन, ये जो जनरल इक्वेशन है, ये पूरा टर्म क्या, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये क्या हमारा फेज ऑफ द वेव है। अगर मैं फेज लिखूं, फेज ऑफ वेव, तो ये बेसिकली क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। हम ये एक वेव की बात कर रहे हैं, राइट। अगर दो वेव हो, राइट, लेट अस सपोज कि दो वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, राइट। अगर दो वेव है, दोनों वेव का क्या फ्रीक्वेंसी सेम है, पोजीशन अलग अलग है,
for two waves. Okay. Two waves, let us suppose phase of one कुछ इस तरीके से ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव वन एंड फेज ऑफ टू इज ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव. ठीक है, किसी टाइम टी पे हमने इसे फेज लिखा दो वेव्स का. तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा? फेज डिफरेंस को किससे लिखते हैं? डेल्टा फाइव. क्या इसको बोलेंगे? फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव्स सिंपली क्या हो जाएगा? फाइव वन माइनस फाइव टू दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? विल गेट सिंपली के एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस फाइव वन माइनस फाइव टू. राइट. सो ये जो वैल्यू है, ये फेज कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड करता है? इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन. ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन क्या थी उस चीज पे डिपेंड करेगा. सो अगर ये वैल्यू जीरो है, फाइव वन माइनस फाइव टू इक्वल टू जीरो, राइट. सो बेसिकली जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाइव किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी सिंपली के एक्स टू माइनस एक्स वन. राइट. हम दो वेव्स की बात करें, बस एक चीज समझ लेते हैं फिर इसके बारे में और हम समझेंगे. इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ के इंटू डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स क्या हो जाए? दिस विल बी पाथ डिफरेंस. इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स एट एनी पार्टिकुलर टाइम टी. खैर अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? और खैर पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है किस पे? फेज डिफरेंस पे, या फिर रिवर्स भी हो सकते हैं. जो फेज डिफरेंस होगा, राइट, जो फेज डिफरेंस होगा दो वेव्स का, किस पे डिपेंड करेगा? पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चंस बनेगा. इसमें हम द डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम पढ़ेंगे, उसमें हम उस चीज को डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे. राइट. और हम इसमें क्या देख सकते हैं? अब एक चीज में आप देखो, अभी जो मैंने जनरल वेव का इक्वेशन लिखा, जनरल इक्वेशन वो क्या था? y x कॉमा t इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव. दिस वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. बट अगर मैं ऐसे बोलूं, क्या a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा t प्लस फाइव, तो ये वेव किधर ट्रेवल कर रही होगी? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. नहीं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. अब सिंपल आप देखो, इसमें मैंने क्या किया? माइनस साइन को अंदर ले लिया ना, इसमें कुछ और तो चेंज हुआ नहीं. फिर जो माइनस साइन था उसको मैंने क्या ले लिया? अंदर ले लिया. या फिर उसको इस तरीके से देख सकते हो, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, इसको इनसे क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना. साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. सो यहाँ पे माइनस साइन थीटा, अगर ये जो टर्म नेगेटिव आ जाए इसका मतलब क्या है? ये तो लाइक y x t इज व्हाट इट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल whose mean position is at x at any time t. राइट. तो बेसिकली जो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था वो ऊपर का पॉजिटिव क्या आ गया? नीचे आ गया. राइट. स्टिल वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. राइट. ये भी क्या है? ये सेम सिचुएशन में वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. बट इसको अगर मैं इस तरीके से a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाइव, so this wave will travel in negative x direction. ये वेव किधर ट्रेवल कर रही होगी? ये ट्रेवल कर रही होगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. या सॉरी, इसको मैं माइनस साइन अंदर लेके इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. अगेन दिस द सिमिलर वे ही है. ये किधर ट्रेवल कर रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. एक्चुअली ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ये एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं. वो ये जब फर्स्ट रिलेशन जब हम डेराइव करते हैं तो वहां से वो रिलेशन आता है. ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट रिलेशन हम डेराइव करते हैं
वो वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हम करते हैं, तो वहां से निकल के चीजें आती है, ठीक है। तो उस चीज को हमने किया नहीं है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको अगर आपको सिंपल समझना तो इस तरीके से समझ सकते हो आप, जो फेज में दो टर्म है ना ओमेगा टी और के एक्स, अगर दोनों का साइन अपोजिट है, मींस एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, एक का माइनस है दूसरे का प्लस है, तो वेव किधर ट्रेवल कर रही है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। बट अगर दोनों का साइन सेम है, either both are positive, either both are negative, so in that case wave is traveling in negative x direction, ठीक है। आप उसको इस तरीके से सिंपली समझ सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं, आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो वेव किधर ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स में। नेगेटिव है, सॉरी सेम है दोनों का साइन, किधर ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव एक्स। नोट डाउन कर लिया आपने इसको? यस चलो बढ़िया, ठीक। ओके, चलो एक मैं सिंपल सा वेव इक्वेशन लिखता हूँ, इसकी चीजें आपको फाइंड करनी है। लेट अस सपोज एक वेव इक्वेशन मैंने लिखा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इन मीटर, this is in second, and this is in meter. This is the equation of wave. So if you have to find amplitude of wave, frequency, wavelength, time period, wave velocity, sorry, wave velocity, right, wavelength, ये सारी चीजें आपको, सॉरी wavelength मैंने लिख दिया, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी इस वेव।
समझ में आ रहा है आपको कैसे इसको सॉल्व करना है? सिंपली कंपेयर करना है आपको सारी चीजें। सॉल्व हो गया? सिंपली जस्ट सारे वैल्यूज को आपको वेव इक्वेशन से कंपेयर करना है, वैल्यूज आपको मिल जाएगी। सर एम्पलीट्यूड 5 है, फ्रीक्वेंसी 20, फिर लैम्डा 1/2, टाइम पीरियड 1/20। फ्रीक्वेंसी 20 आ रही है, एम्पलीट्यूड तो 5 सिंपली दिख रहा है। ये जो 2 पाई इंटू 10 क्या हो जाएगा? दिस विल बी ओमेगा। बेसिकली 20 पाई विल बी व्हाट? ओमेगा, राइट? सो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, 2 पाई, राइट? सो एफ क्या आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। यस, पाई पाई कट जाएगा, 10 आ जाएगा। और टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 1 बाई एफ मींस 1/10, like 0.1 सेकंड आ जाएगा टाइम पीरियड, राइट? सिमिलरली जो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट यहाँ से आ रहा है 4 पाई आ रहा है, राइट? सो दिस 4 पाई विल बी इक्वल टू k, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, राइट? सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, या फिर बोल सकते हैं 0.5 मीटर, राइट? यही आ रहा है आपका। हाँ यस सही। अब वेव वेलोसिटी क्या निकल गया? फ्रीक्वेंसी निकल गया, एम्पलीट्यूड निकल गया, लैम्डा निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, वेव वेलोसिटी निकाले। तो दोनों तरीके, सॉरी, वेव वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा बाई k या v इक्वल टू f लैम्डा आप कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। f आपने निकाल लिया 10 है, लैम्डा आपने निकाल लिया 1/2 है, तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड। सो वेव वेलोसिटी कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? ये सब सही था या कुछ गलत भी था? कुछ गलत। ओके, चलो कोई नहीं, इस जो वेव इक्वेशन उसको आप ध्यान में रखना। सिंपली देखो, सबसे इजी तरीका ये, जस्ट फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ t, देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ नेट कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट? सो उसको इक्वेट करो सिंपली ओमेगा एंड k से, बाकी सारे वैल्यूज खुद आपको निकल जाएंगे। कंफ्यूज नहीं, कोई नहीं, आप कुछ और क्वेश्चंस करोगे तो चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। कोई नहीं, चलो ठीक है, एक और सिंपल सा ट्राई कर लेते हैं। मान लो कि ऐसे ग्रेविटेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, साइन ऑफ k, k is 2.11, राइट? 2.11 दिया हुआ है ये, kx minus omega t, omega is 3.62 t, ये सिंपल रिलेशन दिया। एक मिनट थोड़ा सा इसको बेटर कर देता हूँ। This is 2.11x and 3.62, ठीक है? So ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसमें होनी चाहिए? दिस इज इन रेडियन पर मीटर, कर जो स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन पर मीटर में, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसमें होनी चाहिए? रेडियन पर सेकंड, तो ये रेडियन पर सेकंड, ठीक है? सो व्हाट वी हैव टू फाइंड अगेन, लाइक फाइंड द सेम थिंग, एम्पलीट्यूड, frequency, wavelength and wave velocity, ये बेसिक पैरामीटर्स फाइंड करना। सर 2 के साइड में सेंटीमीटर लगे?
हाँ सेंटीमीटर। खैर इससे तो खैर आपको एम्पलीट्यूड डायरेक्टली ऐसे मिल जाता है, सिंपली क्या होगा एम्पलीट्यूड होगा। फिर आई थिंक वैल्यू थोड़ा सा सिंपल है, आपने कर लिया होगा। ये सब बहुत कुछ सारे वैल्यूज है। आई थिंक थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव में भी हो सकता है, राइट। अब सिंपल कंपेयर करोगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ k इज 2.11 एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली 2 पाई बाय 2.11 एंड सिमिलरली ये आपको क्या मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 3.62 दिस इज इक्वल टू 2 पाई f। सो यहाँ से f मिल जाएगा, f इज इक्वल टू 3.62 बाय 2 पाई, राइट। एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k एंड ये क्या मिल जाएगा 3.62 डिवाइडेड बाय 2.1। पूरा कैलकुलेशन मत करो आप, जस्ट अगर आप समझ गए हो तो बाकी का आई थिंक थोड़ा सा यही आ रहा था। ठीक है, गुड। ओके ओके, ठीक है, हमने वेव इक्वेशन को डिफाइन कर लिया, उसको समझ लिया, वैल्यूज को कैसे फाइंड करना वो भी चीज हमने देख ली। हम क्या देख लें, पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर देखो इसमें जो वेव इक्वेशन हमारा था y x, 3 इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। ये क्या है, ये किसी लाइक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है। if we fix x, if we fix x, let us say x को हम पुट कर देते हैं x नॉट से, ठीक है। तो इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, x फिक्स हो जाएगा तो बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगा y एज अ फंक्शन ऑफ t ओनली a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस k x नॉट प्लस 5, ठीक है। ये हमें रिलेशन मिल जाएगा। ये किसका इक्वेशन बन गया, दिस इज द equation of SHM of that particle whose mean position is at a distance of x naught from origin, right। ये उस पार्टिकल के SHM का इक्वेशन है जिसके मीन पोजीशन की दूरी या फिर मीन पोजीशन कहां पर है, x इक्वल टू x नॉट पर है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, so what I will get velocity of that particle, या फिर अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, मींस अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t मींस del y बाय del t, तो मुझे क्या मिलेगा a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, राइट। ये क्या होगी, दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। ये किसकी वेलोसिटी है, ये किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है। अगर मैं x इक्वल टू x नॉट पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, विल गेट वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल whose distance from mean position, sorry from origin is x नॉट, राइट। सॉरी whose mean position distance, इसके mean position का डिस्टेंस है कितना है वो x इक्वल टू x नॉट है, या फिर ये हम बोल सकते हैं जिसका mean position कहां पर है, एट x इक्वल टू x नॉट पर है, राइट। तो ये तो ठीक है, जो वेव इक्वेशन एक दो मैंने बनाया था, काम गया। चलो फिर से बना लेते हैं। उसमें अगर मुझे ये तो मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया, राइट। इफ आई पुट वैल्यू ऑफ x नॉट
एंड एट एनी टाइम पे किसी भी टाइम टी पे अगर मैं मुझे पता करना हूँ पार्टिकल वेलोसिटी तो मुझे मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस चीज को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेव पार्टिकल, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, राइट। ये वेव है और ये राइट वर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करे कुछ वेव वेलोसिटी से। तो अगर मैं पूछूं कि लेट अस सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, लेट अस दिस इज पार्टिकल ए एंड दिस इज पार्टिकल बी एंड दिस इज पार्टिकल सी। सो आप बता सकते हो जो पार्टिकल ए बी सी है इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर ये मैंने एक सिंपल वेव का कर्व बनाया दैट मींस व्हाट, ये एक किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ये उनका क्या है पोजीशन है, राइट। सो इस पोजीशन पे जो पार्टिकल ए बी एंड सी है इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ these three particles, ये तीनों पार्टिकल का क्या होगा। So perpendicular होना चाहिए इसके। नहीं, obviously that will be perpendicular only, but whether it will be upward या downward ये मैं पूछ रहा हूँ। सर आई थिंक ए का तो नीचे आना चाहिए, बी का ऊपर की तरफ और सी का नीचे की तरफ। ओके ओके ठीक है। देखो अगर दो तरीके, पहले एक सिंपल तरीके से सवाल फिर उसके बाद मैथमेटिकल जो तरीका उससे भी कर लेंगे। अब अगेन अगर आप इनिशियल जो चीज मैंने बताई थी उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिस पार्टिकल इज डूइंग एसोसिएशन, इस तरीके से पार्टिकल क्या कर रहा है एसोसिएशन कर रहा है। तो जब ये जो सोर्स पार्टिकल है, सोर्स पार्टिकल स्लाइटली ऊपर जाएगा उसके कुछ सेकंड, कुछ सेकंड बोलना गलत है, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के बाद ये पार्टिकल क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, राइट। जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो इसका जो नेक्स्ट पार्टिकल है कुछ समय बाद ये क्या होगा, ये नेक्स्ट वाला पार्टिकल नीचे आएगा। थोड़ा सा अगर हम केयरफुली इसमें ऑब्जर्व करें तो एवरी पार्टिकल इज फॉलोइंग या फिर इस तरीके से, लेट अस सपोज ये सोर्स पार्टिकल, दिस इज द सोर्स पार्टिकल एंड लेट अस सपोज ये उसका जस्ट नेक्स्ट पार्टिकल, मैं बना यहाँ पे रहा हूँ बट दिस इज द जस्ट नेक्स्ट टू द सोर्स पार्टिकल, राइट। ये सोर्स पार्टिकल के नेक्स्ट वाला पार्टिकल है। तो जब ये सोर्स पार्टिकल ऊपर जाएगा इस तरीके से, सो उसके कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के बाद ही तो ऊपर जाएगा, इंस्टेंट तो ऊपर जाएगा नहीं साइमल्टेनियसली। ये सोर्स पार्टिकल और पार्टिकल वन जो भी है साइमल्टेनियसली तो ऊपर जाएंगे नहीं, राइट। अब जब ये नीचे आएगा तब ये क्या होगा, उससे कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड इसके बाद ही नीचे आएगा। इन दिस ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, एवरी पार्टिकल इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ इट्स प्रीवियस पार्टिकल, अपने प्रीवियस पार्टिकल के पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है, राइट। जैसा सोर्स पार्टिकल मोशन करता है उसी तरीके से क्या बनता है, वेव फॉर्मेशन होता है। और वेव फॉर्मेशन में एवरी पार्टिकल इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ इट्स प्रीवियस वन, राइट। तो जो प्रीवियस वन पार्टिकल का पोजीशन होता है that position will achieve by the next particle after fractions of second, मतलब that time is very very small, बहुत छोटा होता है, राइट। मतलब कि अगर यहाँ पे आप देखो ए पार्टिकल को तो एक जस्ट प्रीवियस पार्टिकल वो कहाँ है, अपवर्ड है। सो द नेक्स्ट मोमेंट पे पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट, बिकॉज एवरी पार्टिकल इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ इट्स प्रीवियस वन, अपने प्रीवियस वन पार्टिकल को फॉलो करता है। तो इसका जो प्रीवियस पार्टिकल कहाँ है, ऊपर है। So this particle will move what? This particle will move upward, ये ऊपर जाएगा। थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं आपको? सर ये रिपीट करना ए का, ए वाले का। देखो मैंने अगर यहाँ पे अगर आप समझे तो आपको इसे समझ में आ जाएगा कि जो सोर्स पार्टिकल है एंड जस्ट एक दो चीज देखो, एक सोर्स पार्टिकल को देखो, एक जस्ट नेक्स्ट टू द सोर्स पार्टिकल के जस्ट एडजेसेंट या बगल वाला जो पार्टिकल उसको देखो। तो इसलिए खैर मैंने थोड़ा दूर बना रहे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, राइट। तो सोर्स पार्टिकल जैसे ऊपर जाएगा उसके कुछ मोमेंट या फिर वो से कुछ इंस्टेंट बाद या फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के बाद ही तो नेक्स्ट पार्टिकल ऊपर जाएगा ना, इंस्टेंट तो जाएगा, राइट। और जब सोर्स पार्टिकल नीचे आएगा, लेट अस सपोज इस तरीके से देखो, अगर इसका मैं ये सिचुएशन बनाता हूँ, ऐसा एक समय तो ऐसा आएगा ना कि सोर्स पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जब नीचे आएगा तो तुरंत तो ये जो इसके नेक्स्ट वाला पार्टिकल तुरंत तो नीचे आएगा नहीं, ये नीचे आएगा फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्टिकल नीचे आएगा, राइट।
या फिर इसका इसका अगर अगर इस तरीके से एक मिनट देखो मेरे को, इसका मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ग्राफ बनाता हूँ कैसे। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, एक मिनट रुको, थोड़ा सा और चार चीजें आपको समझ में आएगी। ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखना आप इसको ध्यान से। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी चीजें। यस। ये मैंने क्या बनाया, अगर इसको मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, ये कुछ मोमेंट के बाद का समय है, कुछ मोमेंट के बाद का ये सिचुएशन है, राइट। ये जो सोर्स पार्टिकल कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, नहीं शायद आई थिंक मैंने उल्टा बना दिया। एक्चुअली ये पार्टिकल ये इस इंस्टेंट पे ये नीचे आ रहा है, राइट। ये अगर ऊपर जाएगा, ये शायद थोड़ा सा उल्टा हो गया, राइट, आने के चक्कर में गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली ये नीचे आने का, जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ये नीचे आने का कलर, मतलब जब मोमेंट पे ये यहाँ पे जो सोर्स पार्टिकल ये नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर उसको हम समझेंगे, डोंट वरी, राइट। ये थोड़ा सा मैंने अच्छा बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं, इसको अभी जो येलो वाला उसका उतना ध्यान मत दो। एक्चुअली क्या है यहाँ पे, जो नेक्स्ट पार्टिकल है, अगर सोर्स और नेक्स्ट इस पार्टिकल को देखो आप, तो नेक्स्ट टू द सोर्स पार्टिकल इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ सोर्स पार्टिकल, ठीक है। तो उसी तरीके से each particle will follow the path of its previous one, मतलब जो पोजीशन प्रीवियस पार्टिकल का था, that position will achieve by the its next particle after few moment, कुछ मोमेंट के बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल उस पोजीशन को अचीव करेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये ए पार्टिकल मैंने लिया, और ए पार्टिकल के जस्ट पीछे लेट अस सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है। तो जो ए है आफ्टर, मतलब पोजीशन ये नहीं होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल वो सेम होगा, दिस वन ए, मतलब ए का जो वर्टिकल सॉरी ए का जो ए पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जो एक्चुअली ये क्या बताता है वेव इक्वेशन हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच मीन पोजीशन एट एक्स एट एनी टाइम टी, राइट। तो जो ए पार्टिकल है उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। मतलब जो प्रीवियस पार्टिकल का पोजीशन है वहां पर वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। सिमिलरली अब ये तब हो रहा है जब वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, राइट पर। अब वेव का डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो उसका प्रीवियस पार्टिकल उल्टा हो जाएगा, चीज ध्यान रखना। सिमिलरली अगर आप बी को देखो, तो वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन, इसका प्रीवियस पार्टिकल कहाँ है, ये इसका प्रीवियस पार्टिकल। तो आफ्टर फ्यू मोमेंट बी कहाँ पर पहुंच जाएगा, इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा, इसका डाउनवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली सी पे देखो, प्रीवियस वन पार्टिकल नीचे है, राइट, तो वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा इस सिस्टम। थोड़ा वो समझ में आ रहा है ये? यस। अब इसका मैथमेटिकल तरीका देखो, आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं कि डीप इमेजिनेशन थोड़ा चाहिए होता, कोई नहीं, इसका एक मैथमेटिकल और इजी तरीका, राइट। देखो हमारे पास जनरल इक्वेशन ये है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस केस, मैं फाई को भी जीरो ले लेता हूँ, राइट, फेज कांस्टेंट जो जीरो है, राइट। सो इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मुझे मिल जाएगा इस तरीके से, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के, ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल गया। अब सोचो अगर मैं इसमें टाइम को फिक्स कर दूं, ठीक है, टाइम को अगर मैं फिक्स कर दूं, तो बेसिकली क्या टाइम को फिक्स मींस अगर किसी में पार्टिकुलर टाइम की बात करें, लेट अस सपोज t इक्वल टू 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, राइट। सो अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूंगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, दिस विल बी y विल बी फंक्शन ऑफ x ओनली, राइट। तो ये एक फंक्शन बन जाएगा, और या फिर हम ये बोल सकते हैं टाइम को टाइम फिक्स करेंगे, या बेसिकली जो हम एक कर्व बना रहे हैं ना, ये किसी फिक्स टाइम पे ही तो क्या लेट अस सपोज वेव ट्रेवल कर रही है, मैंने क्या किया, कैमरा लिया और फोटो क्लिक कर लिया, तो किसी फिक्स टाइम पे वो हमें क्या मिल गया, ये इसका अरेंजमेंट या पोजीशन हमें मिल गया, राइट, कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस वेव का ये अरेंजमेंट था, ये पोजीशन था, ये वेव फॉर्मेशन थी। जैसे अगर मैं
t को फिक्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपली आई विल गेट y एज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। सो ऐसा एज्यूम करके अगर मैं इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो व्हाट आई विल गेट, del y by del x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, माइनस a k cos ऑफ, सही मैं कर रहा हूं, ठीक है, ओमेगा t माइनस के एक्स, सही है ना ये, राइट। तो अब आप बताओ y एज अ फंक्शन ऑफ x है, इसको अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में तो ये हमें क्या देगा, बेसिकली ये क्या, ये कर्व है ना, एक हमें सिंपल सा कर्व मिल गया y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एफ एक्स जो कर्व सिंपली जनरल होते हैं, अगर उसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, this will be the slope of the curve ना, yes, राइट। अगर कोई फंक्शन है y एफ एक्स, राइट, ये एफ एक्स या y x, अगर उसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट स्लोप ऑफ दैट कर्व एट पोजीशन x, राइट। t को तो हमने कांस्टेंट माना ही है, किसी पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो किसी x की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट स्लोप ऑफ दैट कर्व एट पोजीशन x नॉट, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं दिस और दिस, राइट, अब देखो क्या हमें मिलता है, this like this is equation 1, this is equation 2, equation 1 divided by equation 2, right, तो क्या मिलेगा, del y by del t divided by del y by del x is equal to what, ये देखो a will get cancel out, पहले क्या बचेगा, minus टाइम ओमेगा बाई k and this term will also get cancel out, cos of omega t minus k so cos of omega t minus k, ये दोनों क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा। अब ये बताओ ओमेगा बाई k क्या है, what is omega बाई k, याद करो, कुछ याद आ रहा है, v, राइट, वेव वेलोसिटी, ठीक है। सो इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस टाइम वी इनटू डेल वाई बाई डेल एक्स। अब इस दिस इज व्हाट, दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी, सो vp means what, velocity of particle is equal to minus time v is what, wave velocity, and this is what, this is the slope of curve, मतलब कि, और ये सारी चीजें क्या वेक्टर फॉर्म है, मतलब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमें किसी पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो तो वेव की डायरेक्शन अगर हमें पता है कि वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, प्लस एक्स या माइनस एक्स, जस्ट मल्टीप्लाई दैट विद स्लोप एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे स्लोप, बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड को हमने निकाल ही लिया है, हमें बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन से मतलब है। अब देखो ये हमें क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस टाइम वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ दैट कर्व। अब देखो आप ये जो हम एग्जांपल्स कर रहे थे, अब वेव किधर ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स में, मतलब वेव वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, राइट। अब ए पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं, स्लोप बनाऊंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव है ना, राइट राइट, ये नेगेटिव है क्योंकि 19 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो स्लोप, अब देखो पॉइंट ए पे क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, अपवर्ड, यस, रिलेट कर पा रहे हो इसको, यस, ओके गुड। अब सिमिलरली बी पॉइंट पे देख लो, बी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ये क्या होगा, लेस देन 90 पॉजिटिव वाली से, स्लोप इज पॉजिटिव, राइट। अब इसमें स्लोप पॉजिटिव पुट करोगे, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पार्टिकल क्या आ गया, नेगेटिव, राइट। यस, मतलब इस पॉइंट बी पे वेव वेलोसिटी क्या आ गई, डाउनवर्ड आ गई, राइट। सिमिलरली सी पर देखो, सी पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। स्लोप पॉजिटिव, वेव वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पार्टिकल क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मतलब क्या, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हमारा है, राइट। तो ठीक है, इनिशियली जो लॉजिकल तरीका था बट थोड़ा सा वो
थोड़ी सी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो वो चीजें इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक मैथमेटिकल तरीका भी हमारे पास है, उस तरीके से भी हम इजीली इसको कर सकते हैं। समझ में आ गई ये सारी चीजें, कैसे पार्टिकुलर वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ ये ओके ओके, नोट डाउन कर लिया आपने ये सबको? यस। ओके ओके, चलो ठीक है। कुछ अगर पूछना हो आज की क्लास में तो बताओ, एनीथिंग? नो सर। ओके आर्यमन, ओके सो पढ़ाई करो अभी आप अच्छे से। अभी आप लोग का स्कूल एग्जाम हो गया कि अभी होना है? सर हो गया 11th, अभी एक्स्ट्रा क्लासेस पे शुरू हो गए। एक्स्ट्रा क्लास में इस बार 12th की? हाँ यस सर। ओके चलो ठीक है, तो ये चैप्टर कवर करके ना एक बार देख लेते हैं क्या शेड्यूल बनता है, तो विल स्टार्ट क्विकली 12th पार्ट, राइट? 12th पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बाय बाय आर्यमन। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।